welcome again to this YouTube channel. Today we are going to do the quick revision of Rajasthan Rent Control Act 2001. See, my motive is कि किसी ना किसी का भला हो, कोई ना कोई मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे. दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ शेयरिंग दिस वीडियोज़. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, यू कैन कमेंट मी. And all the best everyone for your exam. So now let's get start with the revision class. सी, जैसा कि टाइटल में दिख रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की है, ठीक है. और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन 32 है, ठीक है. एंड अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें चैप्टर हैं टोटल 7, ठीक है. चैप्टर टोटल 7 है. बीच में अमेंडमेंट भी हो रखी है. अमेंडमेंट की वजह से फिर क्या है, 5A और 5B भी इसमें ऐड करा हुआ है, ठीक है. फिर और इसके अलावा क्या है जो याद करने का है हमारा, वो ये है कि इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो क्या है. इनेक्टमेंट डेट है इसकी 25 फरवरी एंड 2003, ठीक है. फिर अगर हम बात करें कि ये फोर्स में कब आया था, तो फोर्स में आया था ये 1 अप्रैल को, ठीक है. 1 अप्रैल को फोर्स में आया था, सेम ईयर, ठीक है. सेम ईयर को फोर्स में आया था. उसके बाद फर्स्ट सेक्शन क्या बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल की. भाई ये इसका नाम क्या है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होएगा, ठीक है. होल ऑफ द राजस्थान पे होएगा. अभी ये मत कहना कि होल ऑफ इंडिया पे क्यों नहीं होएगा, क्योंकि स्टेट एक्ट है, ठीक है. राजस्थान नाम से ही पता चल रहा है, तो स्टेट एक्ट है, ठीक है. फिर उसके बाद डेफिनेशंस, ठीक है. आई एम नॉट डीलिंग विद ऑल ऑफ द डेफिनेशंस. जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगी सिर्फ. जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट है. एमिनिटीज़ की डेफिनेशन है, आप लोग मार्क कर लो. लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है. उसके बाद एफ़ में जो प्रीमाइसेस है, एफ़ में ये जो प्रीमाइसेस है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है. ये मेन डेफिनेशन है. बाकी एक बार रीड तो सारी करनी है. अब ये मेन क्यों है भाई, ये मेन इसलिए है क्योंकि जो एमिनिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, वाटर की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, पैसेज, ठीक है, स्टेयर केस, नेचुरल लाइट, ये लिफ्ट वगैरह, टेलीफोन सर्विस, जो भी सर्विस वो दे रहा है वो सब एमिनिटीज़ में इंक्लूड है. लैंडलॉर्ड कौन है? लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है रेंट और इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रेंट प्रीमाइसेस का, ठीक है. या उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, वो सब भी लैंडलॉर्ड में ही आएंगे, ठीक है. फिर प्रीमाइसेस में क्या क्या इंक्लूड है? प्रीमाइसेस में इंक्लूड है कि एनी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, या एनी बिल्डिंग या उसका पार्ट, ठीक है, जो रेजिडेंस या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है और उसको दिया गया है रेंट पे, ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्रीमाइसेस में आएगा. फिर ये नहीं बोल सकते कि भाई घर का कमरा जो है वो प्रीमाइसेस में आएगा, गार्डन, ग्राउंड, वो सब प्रीमाइसेस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. उसके साथ जो भी अटैच्ड है चीज़ें, गार्डन हो गया, ग्राउंड हो गया, गोडाउन, गैरेज, आउट हाउस, वो सब क्या है, एमिनिटीज़ में आएगा. कोई फर्नीचर सप्लाई कर रहा है लैंडलॉर्ड, वो भी किस में आएगा, बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाएगा. वो भी कोई फिटिंग फिक्स करी हुई है. ये तो नहीं है कि मैं अपने घर का रूम तुम लोगों को किराए पे दे दूँ और फिर फ़ैन उतार के बोल दूँ कि नहीं ये तो मैं नहीं दूँगी, ठीक है. तो जो भी एमिनिटीज़, विंडो हो गई, फ़ैन हो गया, जो भी अटैच्ड होगा वो सब उसमें आएगा. फिर कोई भी लैंड है, पर्टिनेंट है, ठीक है, कोई भी पार्ट है उसका रूम का, वो सब उसी में आएगा. फिर इसमें से जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, वो ये है एक्सप्लेनेशन वाला, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा तो जो टॉप ऑफ रूफ है वो प्रीमाइसेस का पार्ट नहीं है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. इसके बाद जो जमीन की जो डेफिनेशन है, टेनेंट पढ़ लेना, ठीक है, और ये ट्राइब्यूनल में क्या है, ये सब आप लोग पढ़ लेना. फिर सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 बात करता है कि जो चैप्टर 2 और 3 है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा सर्टेन प्रीमाइसेस पे, ठीक है, और टेनेंसीज पे. अब वो कौन कौन सी जगह हैं जिनके ऊपर वो क्या है, अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है. कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होएगा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, चैरिटी है, बैंक है, ठीक है, ये सारी जगह जितनी भी होंगी इन पे वो क्या है, अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है. 4 में क्या बोल रखा है, 4 में बोल रखा है कि रेंट वो होगा जो क्या है, दोनों पार्टीज क्या करेंगे, एग्री करेंगे, ठीक है, वो रेंट मान लिया जाएगा. उसके बाद सेक्शन 5 बात करता है पेमेंट एंड रिमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट, ठीक है, कैसे रेंट पे करेगा वो. फर्स्ट क्लोज में बोल रखा है कि जो अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बिफोर 15th डेट जो है एवरी मंथ की, ठीक है, उससे पहले वो क्या करेगा, रेंट पे करेगा, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, जो भी रिसिप्ट वगैरह है उसका राइट है टेनेंट को कि लैंडलॉर्ड क्या प्रोवाइड कराएगा, रिसिप्ट, ठीक है. फिर ये भी लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो अपना टेनेंट को
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि क्या उसका अकाउंट नंबर है, ठीक है, कहाँ पे उसको पेमेंट देनी है। अगर वो उसको बताएगा ही नहीं तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब ये पर्सनल पेमेंट, कैश, चेक, किसी भी तरह से वो दे सकता है और लैंडलॉर्ड डिस्क्लोज करेगा टेनेंट को। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो रेंट कैसे पे करेगा। बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट है। रिवीजन ऑफ रेंट में सबसे पहले सेक्शन क्या है, 6 है। 6 में क्या है कि अगर रिवीजन ऑफ रेंट उस सिचुएशन में अगर एग्जिस्टिंग टेनेंसी, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि जब ये एक्ट आई भी नहीं थी फोर्स में, तो उसी केस में 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। एक फार्मूला तो क्या है, प्रायर टू 1 जनवरी 1950 है, ठीक है। एक आफ्टर 1 जनवरी 1950 है, ठीक है। यूम कर लेते हैं कि लेट आउट करी थी 1950 से पहले, ठीक है। तो जो 5% है वो इंक्रीज़ माना जाएगा किसका, 10 ईयर्स का, ठीक है, 10 ईयर्स तक का। आफ्टर दैट जो 10 ईयर का मर्ज हो जाएगा और इस एक्ट के आने के बाद ये हर साल जो जितना भी हर साल क्या है 5% बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर जो क्लोज भी है उसमें क्या है, अगर आफ्टर 1950 हुई है तब तक एक्ट आ गई थी, ठीक है। फिर 5% एवरी ईयर बढ़ेगा, ठीक है। फिर सेक्शन 7 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी। जो बोल रखा है 5% ही बढ़ेगा पर ईयर, ठीक है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा एग्रीमेंट कर लिया तो वो क्या होएगा, वॉइड होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉइड होएगा कि क्या होएगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 किसकी बात करता है, टेनेंसी की। टेनेंसी में सबसे पहले क्या है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में क्या है, प्रीमाइसेस को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं देंगे, ठीक है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में। फिर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए जॉइंट पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है, दोनों पार्टीज़। और जो 3 टाइम से ज़्यादा तक बार नहीं दे सकते इसको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद सेक्शन 9 में क्या है, एविक्शन ऑफ टेनेंट है। सी जितनी भी रेंट एक्ट है वो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन रेंट एक्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है, प्री हो, मीन्स हो, इंटरव्यू, हर चीज़ का, कि ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट का जो भी सेक्शन हो किसी भी एक्ट में, किसी भी स्टेट की, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उन सब में ये वाला सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट, ठीक है। इनको नोटबुक में शॉर्ट में लिख लेना। इसका ग्राउंड पहला क्या है कि अगर रेंट पे नहीं किया 4 मंथ्स के लिए तो नोटिस प्लस में 30 दिन का टाइम दिया जाएगा सूट फाइल करने के लिए। फिर विलफुली उसने क्या किया है, सेकंड कोई में सब्सटेंशियल डैमेज किया है, ठीक है। तीसरे में उसने क्या किया है, मटेरियली ऑल्टर कर दिया, मतलब क्या कर दिया, मटेरियली ऑल्टर कर दिया प्रीमाइसेस को बिना परमिशन के, मतलब उसकी वैल्यू घटा दी। फोर्थ में क्या है, उसने नॉइसेंस क्रिएट कर दी। फिफ्थ में उसने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया, आगे फर्दर लीज पे दे दिया, जबकि उसको ऐसा करने का राइट नहीं था बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड की। सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, मतलब एफ क्लोज में क्या बोला हुआ है, उसने जो है वो लैंडलॉर्ड का टाइटल क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि लैंडलॉर्ड इसका ओनर ही नहीं है, ठीक है। फिर जी में वो कह रहा है कि उसने प्रीमाइसेस को लेट आउट किया था, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लिया था, लेकिन उसने अब क्या कर लिया, उसका कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। फिर उसको लेट आउट करेगी कि रेजिडेंशियल सर्विस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के अंडर काम करता था, ठीक है। उसके बाद जो प्रीमाइसेस है वो बोनाफाइड यूज़ के लिए चाहिए, किसको, लैंडलॉर्ड को ही चाहिए। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट भी है कि वो फर्दर लेट आउट नहीं करेगा उसको, कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो टेनेंट है उसके पास वैकेंट पोजीशन है, मतलब उसके पास अपना खुद का घर है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि प्रीमाइसेस को है जो उसने यूज़ ही नहीं किया 6 मंथ के लिए, वो खाली पड़ी है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, ठीक है। या फिर ओवर क्राउडिंग कर रखी है उसने प्रीमाइसेस में, जितने बंदे रहने चाहिए उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड रिक्वायर को ज़रूरत है उसकी ताकि वो अपना बिल्डिंग में काम करा सकती है। वो काम कराने की भी 2 फर्दर कंडीशन है, या तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ने कोई डेवलपमेंट स्कीम वगैरह चला रखी है, या फिर वो जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है रहने के लिए, उसमें छत गिर रही है, जो भी है उसमें कंस्ट्रक्शन करानी है। सेक्शन 10 में बोल रखा है कि लैंडलॉर्ड के पास भी राइट है रिकवर करने का इमीडिएट पोजीशन, किस सिचुएशन में। लैंडलॉर्ड क्या करेगा, क्लोज 1 में रेंट ट्रिब्यूनल को फाइल करेगा, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर उसको बिल्डिंग चाहिए। किस केस में, अगर वो किसी आर्म फोर्सेज में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, सीनियर सिटीज़न हो गया है, ठीक है, उसके LR वगैरह भी उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमें अपनी पोजीशन चाहिए, बिल्डिंग का हमें ज़रूरत है, उसकी विडो कर सकती है, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रखा है, जो लैंडलॉर्ड है अगर उसके एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, तो सबके लिए नहीं करेगा वो, जो एक बिल्डिंग है उसके लिए एक एरिया में
उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि हाँ मुझे इसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड में क्या बोल रखा है, मेडिकल कंडीशन है अगर उसकी कोई, तो उस सिचुएशन में वो कह सकता है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए है, तब वो फाइल कर सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्लोज में ये बोला हुआ है कि अगर एक बार उसने ऐसी बिल्डिंग कोई खाली करवा ली तो 3 साल तक वो उसको दोबारा सब लीज मतलब दोबारा रेंट पे नहीं दे सकता। फिर चैप्टर 4 आ गया जिसमें क्या है, रिस्टोरेशन है। अगर इलीगली उसको निकाल दिया गया है, 11 सेक्शन क्या बात करता है, रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेड टेनेंट, उसको इलीगल तरीके से निकाल दिया गया तो विद इन 30 डेज़ के अंदर वो क्या कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 क्या बात करता है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात करता है कि क्या प्रोसीजर रहेगा रिकवरी का। सबसे पहले तो पिटीशन फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करने के बाद क्या है, नोटिस सर्व किया जाएगा, नोटिस सर्व करने के 21 दिन के अंदर अंदर ही डेट फिक्स करी जाएगी। फिर जो अपोजिट पार्टी है मतलब लैंडलॉर्ड है वो 10 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, इस सेक्शन में रिप्लाई सबमिट करेगा, अपना सबमिट करेगा रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, पिटिशनर क्या करेगा, रिजॉइंडर फाइल कर सकता है 7 डेज़ के अंदर, और ये जो पिटीशन है वो कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, 90 डेज़ के अंदर। ये जितने भी टाइम पीरियड है इनमें से क्वेश्चन आता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 13 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी इसमें, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं एरिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसमें से जो एक पर्सन होएगा वो क्या होएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होएगा, और जिसको कौन अपॉइंट करेगी, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। फिर कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किससे नीचे का, सिविल जज से नीचे के रैंक का, मतलब जुडिशियल सर्विस में राजस्थान की सिविल जज होना चाहिए वो सीनियर डिवीज़न का, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ही क्या है, ऑथराइज करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो भी उसके फंक्शन है डिस्चार्ज करने हैं उसको इसके अंदर। इसके बाद सेक्शन 14 बात करता है प्रोसीजर की, अगर रिवीजन ऑफ रेंट का प्रोसीजर है तो क्या होएगा, सबसे पहले तो क्या है, पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल में। फिर नोटिस सर्व करने के बाद जो रिवीजन ऑफ रेंट है उसकी, उसमें क्या है, डेट फिक्स करेंगे 30 डेज़ के अंदर अंदर। फिर अपोजिट पार्टी क्या करेगी, रिप्लाई करेगी 30 दिन के अंदर अंदर। फिर पिटिशनर रिजॉइंडर फाइल कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, रिजॉइंडर फाइल कर सकता है। फिर क्या है, जो डेट ऑफ हियरिंग है वो 90 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, फिक्स करेंगे, और जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है वो 150 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है, ख़त्म करनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी टाइम लिमिट्स अभी चलेंगी ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर अगर हम बात करें सेक्शन 15 की, उसमें प्रोसीजर बता रखा है एविक्शन ऑफ टेनेंट के केस में क्या होगा, ठीक है, पिटीशन फाइल कर दी रेंट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। उसके बाद पिटीशन के नोटिस के बाद क्या होगा, 30 दिन के अंदर अंदर डेट फिक्स कर देंगे। फिर जो रिप्लाई है वो कितने दिन के अंदर अंदर करेगा, वो 45 डेज़ के अंदर करेगा, ठीक है। ये देखिए 45 डेज़ के अंदर अंदर करेगा। फिर जो रीजॉइंडर है वो कितने दिन के अंदर फाइल करेगा, अपोजिट पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फिर रीजॉइंडर के बाद डेट ऑफ हियरिंग 180 दिन के अंदर अंदर उसने डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करनी है, और जो पूरा केस है वो 245 डेज़ के अंदर अंदर क्या होएगा, डिस्पोज ऑफ होएगा। समरी प्रोसीजर चलेगा सारी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू करेगा इसमें एविक्शन ऑफ टेनेंट का, वो एग्जीक्यूटेबल कहाँ कितने महीने तक नहीं करना है, रेजिडेंशियल पर्पज़ में तो 3 मंथ्स एंड कमर्शियल पर्पज़ में 6 मंथ्स, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद 16 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 16 में प्रोसीजर दे रखा है रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन की, अगर पिटीशन है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो पिटीशन ही फाइल करेंगे। फिर पिटीशन फाइल करने के बाद नोटिस सर्व होगा, नोटिस सर्व होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर फिक्स डेट करेंगे। उसके बाद टेनेंट क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करेगा, ठीक है। और सबमिट रिप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा, डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगे 90 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। सबसे पहले 90 डेज़ के अंदर अंदर हियरिंग, फिर डिस्पोज ऑफ होएगा 150 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। फिर अगर केस क्या है, जो लैंडलॉर्ड है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 10(1) की कैटेगरी में और सब क्लोज 3 की कैटेगरी में, तो फिर उस केस में क्या होगा, 120 डेज़ का टाइम पीरियड दे रखा है इस केस में कि जो प्रोसीडिंग है वो डिस्पोज ऑफ करनी है। सेक्शन से ज़रा बात करता है फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टी बिफोर अपीलेंट, मतलब डेट फिक्स कितने दिन के अंदर होगी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। तो याद रखने की बात यह है कि 2 से 6 महीने के अंदर अंदर, नॉट बियॉन्ड दिस। के बाद जो सेक्शन 18 है उसमें जुरिसडिक्शन की बात करके इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, नो सिविल कोर्ट है तो जुरिसडिक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल कोर्ट में जुरिसडिक्शन है कि नहीं है, सिर्फ किसके पास जुरिसडिक्शन है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो किसके इक्वल है, वो सिविल कोर्ट के ही इक्वल है।
उसके बाद क्या है, अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल। अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेम है रेंट अथॉरिटी की तरह, ये 2 से ज़्यादा भी बना सकती है एक एरिया में, ठीक है। फिर कौन किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो इसमें हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का उस पर कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके जो भी फंक्शनिंग हाई कोर्ट फाइनलाइज करेगी वो सब। इसमें बोल रखा है कि जो ट्राइब्यूनल अब ऑर्डर कर सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट भी, कि वो लैंडलॉर्ड को क्या करे, पेमेंट करे रेंट, कौन, टेनेंट, ठीक है। बीच में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर किसके थ्रू कैसे होएगा? जो सीपीसी के रूल्स हैं वैसे ही होएगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ पोजेशन करेंगे, ठीक है। अगर पर्सन ने जो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, एग्रीमेंट, उसके बाद भी वो रह रहा है, ठीक है, तो मीन प्रॉफिट माना जाएगा कि अर्न किया जा रहा है। तो मीन प्रॉफिट के केस में वो क्या करेगा? ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। मीन प्रॉफिट के केस में वो क्या करेगा? अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 2 गुना रेंट पे करेगा, कमर्शियल है तो 3 गुना रेंट पे करेगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, बस ये याद रखने की बात है। इसमें रेंट ट्राइब्यूनल, अपीलेंट, रेंट ट्राइब्यूनल की पावर प्रोसीजर बता रखा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पढ़ लेना। ये 21 है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी, सिर्फ रीडिंग देनी है। मॉडल फॉर्म्स, इसकी भी एक रीडिंग देनी है, कुछ नहीं है इनमें। समराइज में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, किसी के प्रोविज़न लगेंगे, ठीक है। 21 में ये बोल रखा है समनिंग, अटेंडेंस वगैरह के, सर्टिफाइड के जो भी सीपीसी में पड़ा है वो सब प्रोसीडिंग लगेगी, ठीक है। फिर जो 21 में बोल रखा है कि जो रेंट अथॉरिटी है और रेंट ट्राइब्यूनल है, ठीक है, रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्राइब्यूनल, ये सब इसमें केसेस में डील करेंगे, ठीक है। और जो मॉडल फॉर्म है इसमें ये बोल रखा है कि पिटीशन और अपील के लिए शेड्यूल ए और बी है, और रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए शेड्यूल सी है। ऐसे ही आगे एक शेड्यूल डी भी है। जो शेड्यूल डी है वो किसके लिए? टेनेंसी एग्रीमेंट के लिए। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 5A पे आ जाते हैं। ये अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, ठीक है, 2017 में। फिर इसमें क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रेंट अथॉरिटी, ठीक है। वो सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी अपील होएगी रेंट अथॉरिटी की वो रेंट ट्राइब्यूनल में जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। 60 दिन के अंदर जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद टेनेंसी एग्रीमेंट है। टेनेंसी एग्रीमेंट में इम्पोर्टेंट क्या है? सिर्फ यही बात इम्पोर्टेंट है कि ओरल एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। मस्ट बी इन राइटिंग एंड दैट इज़ ओनली वैलिड। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बस। फिर पीरियड ऑफ टेनेंसी में या तो एग्रीमेंट का रखा उन्होंने, एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर क्या होगा? एक्सपायर होने के बाद मंथ टू मंथ वो क्या होगा? रीनू होएगा, और मंथ टू मंथ रीनू होएगा 6 मंथ्स के लिए। बाद ये 5B है, इसमें रिवीजन ऑफ रेंट की सर्कमस्टांसेस वगैरह बता रखे हैं, डिपॉजिट वगैरह। 22D में ग्राउंड्स बता रखे हैं किस किस केस में इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। किस किस केस में हो सकता है भाई? अगर इम्प्रूवमेंट एडिशन कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दिया, कुछ डिक्रीज माइनस कर दिया बिल्डिंग में से, ठीक है, कुछ डिक्रीज हुआ है, इन सारे केसेस में वो रेंट डिक्रीज इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर रेंट अथॉरिटी फिक्स करेगी जो रिवाइज रेंट है 22D में, ठीक है। अगर डाउट है कि क्या रेंट होएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है 1 मंथ एडवांस सिर्फ, ठीक है, लैंडलॉर्ड से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद और वैकेट करने के 1 महीने के अंदर अंदर वो क्या कर देगा? इसको रिफ़ंड कर देगा, ठीक है, टेनेंट को। ये फिर डिपॉजिट ऑफ रेंट है, रेंट अथॉरिटी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना इसको। फिर जो चैप्टर 6 है वो बात करता है एमिनिटीज़ की, ठीक है। एमिनिटीज़ में क्या है? सबसे पहले सेक्शन 23 लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू विद इंजर्ड बाय द टेनेंट, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको छीन नहीं सकता लैंडलॉर्ड टेनेंट से, ठीक है। वो उसको बेसिक एमिनिटीज़ क्या है प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रिस्टोर करवाएंगे एमिनिटीज़, कौन कराएगी? रेंट अथॉरिटी कराएगी रिस्टोर, ठीक है। और एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी है ये कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर। फिर ड्यूटी ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड क्या है कि 5% एक्सपेंडिचर है जो एनुअल रेंट का, वो सब कम से कम रिपेयर्स में लगना चाहिए, ठीक है। मतलब नेसेसरी जो रिपेयर्स हैं वो करवाई जानी चाहिए बिल्डिंग में। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे छोड़ देना। फिर चैप्टर 7 आ गया मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस में क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
प्रायर नोटिस देगा एक तो वो, अगर उसने इंस्पेक्शन करनी है डे टाइम में करेगा सबसे पहली बात, 7 दिन का प्रायर नोटिस देगा, और 3 महीने में सिर्फ एक बार कर सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आता है। ये बेसिक बातें हैं यार जो माइनर एक्ट्स में हमने पढ़ी हैं। बाकी के माइनर एक्ट्स में कि जो भी मेंबर है रेंट ट्राइब्यूनल में, रेंट अपीलेंट अथॉरिटी में, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट कहाँ पढ़ते हैं, किस में, आईपीसी में, ठीक है। तो ये रीडिंग कर लेना बस, रेंट अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, वही कि ये पब्लिक सर्वेंट है, किसमें इनके एक्शंस क्या हैं, गुड फेथ में करे जाते हैं, वो प्रोटेक्शन है, इन पे कोई भी मतलब प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। फिर 27 में बोल रखा है कि जो लिमिटेशन है वो क्या होएगा, इसका जो लिमिटेशन एक्ट है अपनी वही अप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग चलेगा इसका जो भी है पिटीशन एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर कोर्ट फीस के लिए बोला हुआ है कि जो इनकी राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट की वैल्यूएशन एक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन 2 चीज़ जो मैं बता रखा है, अगर कोई एप्लीकेशन 22 की है, 23-24 की है तो 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर सेक्शन 6 और 7 की कोई अपील है तो 250 रुपये लगेंगे। फिर 29 में बोल रखा है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट, मतलब किसी और एक्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी राइज होती है, ठीक है, तो कौन रिमूव करेगा, स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पावर टू मेक रूल्स, किसके पास पावर है भाई, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगी जब स्टेट की एक्ट है, ठीक है। फिर इसमें एक ये बात है कि 14 दिन का टाइम पीरियड, ये याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर कितने दिन का टाइम पीरियड दे रखा है ये रूल मेकिंग के लिए, जब वो बिल पास करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 14 दिन का दे रखा है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो इसको देख लेना। फिर ये 32 में क्या है, रिपील है। 32 में रिपील में सिर्फ यही बात कह रखी है कि ये जो राजस्थान प्रेमाइसेस एक्ट थी इनकी 1950 की, ये रिपील्ड है। So thank you so much. You can DM me on Instagram. You can comment here on this video if you have any doubt, query, suggestion. Thank you so much. All the best, all of you. Bye bye. Take care.